नमस्कार, मैं हूं सुदेशना और गत साप्ताहिक समाचार वीकली राउंडअप में आपका स्वागत है। आज राज्य और देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से आपको रूबरू करवाएंगे। उम्मीद करते हैं आप सचेत और सेहतमंद होंगे। इसके साथ ही हफ्ते की सबसे बड़ी खबर पर पहले नजर डालते हैं। ओडिशा में राज्यसभा उपचुनाव के लिए अधिसूचना जारी हो गई है। यह कदम वरिष्ठ नेता देवाशीष सामंतराय के इस्तीफे के बाद उठाया गया है, जिन्होंने हाल ही में बीजेडी छोड़कर भाजपा का दामन थामा है। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 1 जून को विधिवत अधिसूचना प्रकाशित होगी, जबकि 8 जून नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख होगी। राज्यसभा उपचुनाव के लिए मतदान 18 जून को होगा और उसी दिन परिणाम भी घोषित किए जाएंगे। गौरतलब है कि देवाशीष सामंतराय ने मंगलवार को नई दिल्ली स्थित भाजपा मुख्यालय में औपचारिक रूप से पार्टी ज्वाइन की। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान मौजूद थे। ओडिशा भाजपा अध्यक्ष मनमोहन सामल, वरिष्ठ नेता अरुण सिंह और प्रदेश प्रभारी विजयपाल सिंह तोमर भी मौजूद थे। इस घटनाक्रम ने ओडिशा की राजनीति में नई हलचल पैदा कर दी है। भाजपा अब राज्यसभा उपचुनाव में अपनी ताकत दिखाने की तैयारी कर रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 25 मई 2026 को राष्ट्रपति भवन में आयोजित पहले चरण के नागरिक अलंकरण समारोह में वर्ष 2026 के लिए पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री पुरस्कार प्रदान किए। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री सहित कई गणमान्य व्यक्ति मौजूद थे। इस समारोह में ओडिशा के विशिष्ट शिक्षाविद, भाषाविद और लोक कथाकार डॉक्टर महेंद्र मिश्र को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। डॉक्टर मिश्र ने आदिवासी संस्कृति, भाषा और शिक्षा को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। समारोह में कुल 2 पद्म विभूषण, 6 पद्म भूषण और 58 पद्मश्री पुरस्कार प्रदान किए गए। प्रसिद्ध अभिनेता धर्मेंद्र सिंह देओल को मरणोपरांत पद्म विभूषण दिया गया। ओडिशा विधानसभा ने लंबे अंतराल के बाद फिर से श्रेष्ठ विधायक चयन प्रक्रिया शुरू की है। 10 साल से बंद पड़ी इस परंपरा को अब पुनर्जीवित किया गया है। विधानसभा अध्यक्ष सुरमा पाढ़ी की अध्यक्षता में 6 सदस्यीय समिति गठित की गई। इस समिति में उपाध्यक्ष भवानी शंकर भोई, भाजपा विधायक जय नारायण मिश्र, भास्कर मढ़ई, पूर्व सदस्य अरविंद ढाली, अमर प्रसाद सतपथी और वरिष्ठ पत्रकार राजाराम सतपथी शामिल हैं। समिति जल्द ही बैठक करेगी और 2016 से अब तक जिन विधायकों ने सदन में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है, जैसे नियमित उपस्थिति, रचनात्मक प्रस्ताव और राज्य के विकास से जुड़े मुद्दे उठाए हैं, उन्हें पुरस्कृत किया जाएगा। विधानसभा सचिव का कहना है कि यह प्रक्रिया ओडिशा बेस्ट लेजिस्लेटर अवार्ड नियम 2002 के तहत होगी और हर साल विधायकों के रिकॉर्ड का अध्ययन कर चयन किया जाएगा। इस कदम से विधायकों को बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रोत्साहन मिलेगा और जनता के सामने उनके कामकाज की पारदर्शिता भी बढ़ेगी। ओडिशा के पुरी से बड़ी खबर सामने आई है। तृणमूल कांग्रेस टीएमसी के वरिष्ठ नेता और पश्चिम बंगाल के पूर्व परिवहन मंत्री दिलीप मंडल को एसटीएफ ने गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के अनुसार उन्हें पुरी के ब्लू लिली रिजॉर्ट से हिरासत में लिया गया और बाद में कोलकाता ले जाया गया। दिलीप मंडल पर अवैध हथियार रखने का आरोप है। इससे पहले उनके बेटे अर्घ्य मंडल को भी इस मामले में गिरफ्तार किया गया था। एसटीएफ की कार्रवाई ने राजनीतिक हलकों में हलचल मचा दी है। ओडिशा लोक सेवा आयोग ओपीएससी ने मंगलवार को ओसीएस 2024 परीक्षा का अंतिम परिणाम घोषित कर दिया है। इस प्रतिष्ठित परीक्षा में कुल 200 परीक्षार्थी सफल हुए हैं। इनमें भुवन साहू ने टॉप किया है, जबकि शोभना महांती ने दूसरा स्थान हासिल कर राज्य का गौरव बढ़ाया है। मेरिट सूची के अनुसार शीर्ष 10 में शामिल परीक्षार्थी हैं भुवन साहू, शोभना महांती, जीत मित्र साहू, कनक जैन, संग्राम प्रधान, अमन गोयल, शांतनु कुमार सतपथी, नितेश कुमार बारिक, शीतल पात्र, इतिश्री जेना। इस परीक्षा में कुल 35,165 उम्मीदवारों ने प्रीलिम्स दिया था। इनमें से 385 परीक्षार्थी इंटरव्यू के लिए चुने गए और अंततः 200 सफल हुए। परिणाम घोषित होते ही सफल उम्मीदवारों और उनके परिवारों में खुशी की लहर है। ये सभी चयनित उम्मीदवार आने वाले समय में उड़ीसा सरकार की विभिन्न प्रशासनिक पदों पर कार्य करेंगे और राज्य निर्माण में अहम भूमिका निभाएंगे। ओडिशा में 30 मई से मतदाता सूची का विशेष सघन संशोधन एसआईआर अभियान शुरू होने जा रहा है। इसको लेकर राज्य स्तर पर एक वर्चुअल बैठक आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता मुख्य निर्वाचन अधिकारी आरएस गोपालन ने की। बैठक में सभी जिलों के नोडल अधिकारी, डिप्टी कलेक्टर निर्वाचन और जिला सूचना एवं जनसंपर्क अधिकारी शामिल हुए। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने निर्देश दिया कि यह अभियान त्रुटि रहित और सक्रिय होना चाहिए। इसमें नए मतदाताओं का नामांकन, त्रुटि सुधार और स्थानांतरण प्रक्रिया को सरल बनाने पर जोर दिया गया। उन्होंने कहा कि किसी भी योग्य मतदाता का नाम सूची से छूटना नहीं चाहिए। इस दौरान बीएलओ अधिकारी घर घर जाकर सर्वे करेंगे। मतदाता सूची से संबंधित सभी फॉर्म स्थानीय उड़िया भाषा में उपलब्ध कराए जाएंगे।
आम लोगों की मदद के लिए 1950 टोल फ्री निर्वाचन हेल्पलाइन नंबर का व्यापक प्रचार किया जाएगा। ओडिशा के श्री क्षेत्र पुरी में 3 से 5 जून तक ब्रिक्स सम्मेलन का आयोजन होगा। भारत की अध्यक्षता में यह बैठक आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्यकारी समूह DRRWG की होगी। सम्मेलन पुरी के एक निजी रिजॉर्ट में होगा, जिसमें ब्राजील, इजिप्ट, इथियोपिया, इंडोनेशिया, ईरान, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, UAE और चीन जैसे देशों के प्रतिनिधि और विशेषज्ञ शामिल होंगे। विभागीय मंत्री का कहना है कि ओडिशा को इस महत्वपूर्ण बैठक का आयोजक चुना गया है, क्योंकि राज्य ने आपदा प्रबंधन में सक्रिय और सफल कदम उठाए हैं। विशेषकर सफल बचाव और पुनर्वास रणनीति के लिए ओडिशा को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सराहा गया है। इस सम्मेलन में ब्रिक्स देशों के बीच ज्ञान विनिमय और नई तकनीक पर चर्चा होगी। यह आयोजन ओडिशा की उपलब्धियों को वैश्विक स्तर पर प्रदर्शित करेगा और राज्य की छवि को और समृद्ध करेगा। भुवनेश्वर के बालियंता क्षेत्र में हुए GRP कांस्टेबल सौम्यरंजन हत्या मामले में क्राइम ब्रांच को एक और सफलता मिली है। पुलिस ने अशोक जेना और गेड़ा को भुवनेश्वर के पटिया स्थित एक होटल से गिरफ्तार किया। इस गिरफ्तारी के साथ कुल 17 आरोपियों को पकड़ा जा चुका है। गौरतलब है कि हत्या के बाद से अशोक जेना फरार था। क्राइम ब्रांच ने गुप्त सूचना के आधार पर होटल पर छापेमारी कर गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के बाद उससे गहन पूछताछ की जा रही है। उल्लेखनीय है कि इस मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच का जिम्मा क्राइम ब्रांच को सौंपा गया। इससे पहले कमिश्नर पुलिस ने 2 चरणों में 11 आरोपियों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया था। क्राइम ब्रांच ने अब तक 6 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिससे कुल संख्या 17 तक पहुंच गई है। यह कार्रवाई सभी दोषियों को कानून के दायरे में लाने की दिशा में एक अहम कदम है। ओडिशा सरकार ने VIP दौरे की जानकारी लीक होने पर सख्त चेतावनी जारी की है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि यदि किसी भी VIP के दौरे से जुड़ी सुरक्षा जानकारी सोशल मीडिया पर साझा की जाती है तो उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। गृह विभाग ने गुरुवार को इस संबंध में DGP, IG इंटेलिजेंस और सभी जिलाधिकारियों व SP को निर्देश जारी किए हैं। हाल के दिनों में सोशल मीडिया पर VIP मूवमेंट की जानकारी लीक होने की घटनाओं को गंभीरता से लेते हुए ये कदम उठाया गया है। सरकार ने कहा कि सुरक्षा से जुड़ी संवेदनशील जानकारी का लीक होना न केवल सुरक्षा जोखिम है, बल्कि यह प्रशासनिक अनुशासन का भी उल्लंघन है। इसलिए अब इस पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ओडिशा में यातायात को सुगम बनाने के लिए बड़ा कदम उठाया गया है। भुवनेश्वर से पुरी को जोड़ने वाली राष्ट्रीय राजमार्ग 316 का विस्तार किया जाएगा। कुल 67 किलोमीटर लंबी सड़क को 4 लेन से बढ़ाकर 6 लेन हाई स्पीड एलिवेटेड कॉरिडोर बनाया जाएगा। सड़क के दोनों ओर 2 लेन सर्विस रोड भी निर्मित होगी। इसके अलावा सप्तशती चौक से लिंगीपुर तक 11 किलोमीटर लंबी पुरी बाईपास रोड को भी 6 लेन एलिवेटेड कॉरिडोर में बदला जाएगा, जिसके दोनों ओर 3 लेन सर्विस रोड बनाई जाएगी। इस परियोजना पर उच्च स्तरीय बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता प्रमुख सचिव ने की। बैठक में डिजाइन और आवश्यक संशोधनों पर चर्चा हुई। परियोजना पूरी होने पर भुवनेश्वर की भीड़ कम होगी और भुवनेश्वर पुरी यात्रा का समय घटेगा। भविष्य में पुरी में बनने वाले एयरपोर्ट, कोस्टल हाईवे और अन्य परियोजनाओं को ध्यान में रखते हुए फ्लाईओवर और अंडरपास की योजना भी तैयार की जाएगी। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने गुरुवार को मंत्रियों के साथ बैठक में इस्तीफे की घोषणा की और बाद में बेंगलुरु राजभवन जाकर इस्तीफा पत्र सौंपा। राज्यपाल के अनुपस्थिति में उन्होंने पत्र राज्यपाल के सचिव को दिया और कहा कि राज्यपाल लौटने पर इसे स्वीकार करेंगे। सिद्धरमैया ने प्रेस मीट में बताया कि कांग्रेस हाईकमान ने उनसे इस्तीफा देने को कहा था। उन्होंने कहा, मुझे नए चेहरे के लिए रास्ता साफ करने को कहा गया और मैं हाईकमान के अनुरोध पर इस्तीफा दे रहा हूं। इस कदम से DK शिव कुमार के मुख्यमंत्री बनने का रास्ता साफ हुआ। उल्लेखनीय है कि रोटेशन समझौते के तहत मुख्यमंत्री पद पर बदलाव को लेकर चर्चा हुई थी। इस दौरान प्रियंका गांधी ने स्पष्ट रूप से कहा कि नेतृत्व केवल DK शिव कुमार को ही सौंपा जाए, क्योंकि उन्होंने कठिन समय में भी पार्टी के साथ खड़े रहकर समर्थन दिया है। इस दौरान दल ने साफ किया कि नेतृत्व केवल DK शिव कुमार को ही सौंपा जाए, क्योंकि उन्होंने कठिन समय में भी पार्टी के साथ खड़े रहकर समर्थन दिया है। देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव सुधारों से जुड़ा एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया। अदालत ने चुनाव आयोग द्वारा शुरू की गई SIR या स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन प्रक्रिया को पूरी तरह वैध और संवैधानिक करार दिया। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और जस्टिस जयमाल लिबागची की खंडपीठ ने कहा कि SIR प्रक्रिया में कोई त्रुटि नहीं है और इसे असंवैधानिक नहीं कहा जा सकता। कोर्ट ने बिहार और अन्य राज्यों में मतदाता सूची संशोधन के खिलाफ दायर याचिकाओं को खारिज कर दिया। याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि यह प्रक्रिया मतदाताओं पर अनावश्यक बोझ डालती है और संविधान के अनुच्छेद 326 तथा रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1950 के खिलाफ है।
लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एसआईआर सामान्य संशोधन प्रक्रिया से अलग है और यह पूरी तरह कानूनी व आवश्यक कदम है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि यदि किसी व्यक्ति का नाम नियमों के तहत एसआईआर प्रक्रिया में हटाया जाता है तो इसे अवैध नहीं माना जा सकता। यह कदम चुनावों को पारदर्शी, निष्पक्ष और प्रभावी बनाने के लिए जरूरी है। मिडिल ईस्ट में तनाव और बढ़ गया है। ईरान के महत्वपूर्ण बंदरगाह और नौसैनिक अड्डे बंदर अब्बास पर अमेरिका ने तीसरी बार बड़ा हमला किया है। इस हमले में ईरान के 4 अटैक ड्रोन नष्ट कर दिए गए हैं और एक प्रमुख ड्रोन कंट्रोल सेंटर को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया गया है। मई महीने में यह तीसरी बार है जब अमेरिका सेना ने ईरान की सीमा में प्रवेश कर कार्रवाई की है। ईरान ने इसे संयुक्त राष्ट्र नियमों और युद्ध विराम का उल्लंघन बताया है, जबकि अमेरिका इसे रक्षात्मक कार्रवाई कह रहा है। बंदर अब्बास का महत्व इसलिए है क्योंकि यह स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास स्थित है, जहां से दुनिया का लगभग 20% कच्चा तेल गुजरता है। यदि ईरान इस मार्ग को बंद करता है तो वैश्विक तेल संकट खड़ा हो सकता है। यही कारण है कि अमेरिका बार बार इस क्षेत्र में सैन्य दबाव बनाए हुए है। अफ्रीका में इबोला वायरस का खतरा तेजी से बढ़ रहा है। कांगो और उगांडा में अब तक 900 से ज्यादा संदिग्ध मामले सामने आए हैं और 223 लोगों की मौत हो चुकी है। कांगो में सबसे ज्यादा संक्रमण दर्ज हुआ है, जबकि उगांडा में भी मरीजों की संख्या बढ़ रही है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने चेतावनी दी है कि यह बुंडीबुग्यो स्ट्रेन है, जो इबोला का एक दुर्लभ और खतरनाक रूप है, जिसकी मृत्यु दर 30 से 50% तक हो सकती है। भारत ने एहतियातन कांगो और उगांडा से आने वाली उड़ानों पर कोविड जैसे प्रोटोकॉल लागू किए हैं। एयरपोर्ट पर थर्मल स्क्रीनिंग, संदिग्ध यात्रियों को अलग करना और 21 दिन का क्वारंटीन अनिवार्य किया गया है। सरकार ने नागरिकों को इन देशों की यात्रा से बचने की सलाह दी है। स्थिति गंभीर है और स्वास्थ्य एजेंसियां वायरस को रोकने के लिए तेजी से काम कर रही हैं। जापान के काकामिगाहारा में 29 मई से 6 जून तक होने वाले अंडर 18 हॉकी एशिया कप 2026 के लिए भारत की पुरुष और महिला टीमें पूरी तरह तैयार हैं। पुरुष टीम की कप्तानी केतन कुशवाहा करेंगे। टीम ने भोपाल में 1 महीने का कैंप किया और ऑस्ट्रेलिया अंडर 18 टीम के खिलाफ 4 मैच खेले, जिसमें 1 जीत, 1 हार और 2 ड्रॉ रहे। भारत को पूल ए में जापान, कोरिया, चीनी ताइपे और कजाकिस्तान के साथ रखा गया है। भारत का पहला मैच 29 मई को कजाकिस्तान से है। महिला टीम की कप्तानी स्वीटी कुजुर करेंगी। टीम ने कोच रानी के मार्गदर्शन में भोपाल में राष्ट्रीय कैंप किया और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 4 मैचों की सीरीज खेली, जिसमें 1 जीत हासिल की। महिला टीम पूल ए में है और अपना पहला मैच 30 मई को मलेशिया से खेलेगी। दोनों टीमों का लक्ष्य है कि वे एशिया कप में शानदार प्रदर्शन कर देश को गौरवान्वित करें। बहरहाल अपना और अपनों का ख्याल रखिए। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ, जो है आपके लिए खास।